नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। पिछले वीडियो में हमने आपको जो वर्ण विक्षेपण है या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण का कारण, ये सभी बताए थे। तो आज के वीडियो में हम सभी जो प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके साथ साथ जो आपको वर्ण विक्षेपण पढ़ाया था हमने, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण से संबंधित जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उन सभी का अध्ययन आज के वीडियो में हम करेंगे, जिसमें आपका इंद्रधनुष, वायुमंडलीय अपवर्तन और जो वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित जो भी घटनाएं हैं, अब जो भी आप देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना, शाम को देखते हैं तारों का टिमटिमाना है, या ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, या तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर स्थित हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ जो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, कि सूर्योदय होने से पहले ही हमें लालिमा देखने लगती है या सूर्यास्त होने के बाद भी हमें लालिमा दिखती है। तो इन सभी उदाहरणों का हम आज के वीडियो में पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यहाँ से आपको एक 2 नंबर में या 4 नंबर में एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है। तो आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। लिखा है, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण। वर्ण विक्षेपण के प्राकृतिक उदाहरण लिखा है कि वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण आपका इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का बनना, जो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि इंद्रधनुष का बनना, अब ये लगभग सभी ने देखा है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। देखा तो लगभग सभी ने है कि कभी कभी वर्षा के बाद या वर्षा के समय जब धूप निकलती है, क्या है कि वर्षा के समय जब धूप निकलती है तो आकाश में एक रंगीन सकेंद्रीय एक ही केंद्रीय सकेंद्रीय वृत्तीय चाप सूर्य के विपरीत ओर दिखाई पड़ते हैं। और जब सूर्य के विपरीत ओर दिखाई पड़ते हैं तो यह रंगीन संरचना क्या बोली जाती है, इंद्रधनुष। आप सभी ने देखा है कि जब कभी वर्षा होती है, वर्षा के समय जब धूप निकलती है तो सूर्य जिस दिशा में होगा उसके जस्ट विपरीत दिशा में एक रंगीन हमें सकेंद्रीय वृत्तीय चाप जैसी संरचना दिखती है। उसी संरचना को हम बोलते हैं इंद्रधनुष। अब वर्षा के बाद जो कुछ बूंदें हैं वायुमंडल में रह जाती हैं। वर्षा होने के पश्चात वायुमंडल में कुछ बूंदें रह जाती हैं, ये बूंदें ही प्रिज्म के रूप में कार्य करती हैं। कि जो बूंदें शेष रह जाती हैं वो क्या करती हैं, एक प्रिज्म के रूप में कार्य करते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आकाश में विपरीत वर्ण क्रम वाला इंद्रधनुष। विपरीत वर्ण क्रम का मतलब जो कल आपको हमने स्पेक्ट्रम बताया था कि ऊपर लाल रंग रहेगा, उससे नीचे बाकी जो आपके अन्य रंग है वो सभी, लेकिन जो विपरीत वर्ण क्रम होता है उसे हम बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष। तो देखिए लिखा है कि कभी कभी वर्षा के समय या उसके बाद जब धूप निकलती है तो आकाश में रंगीन सकेंद्रीय वृत्तीय चाप
सूर्य के विपरीत ओर दिखाई पड़ते हैं, यह रंगीन संरचना इंद्रधनुष कहलाती है। वर्षा के बाद कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती हैं, ये बूंदें एक प्रिज्म के रूप में कार्य करती हैं, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। और जब प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो सामने एक 7 रंग का वर्णक्रम, जो विबग्योर बताया था, बैजनी पीनाला, एक वर्णक्रम प्राप्त होता है। तो सेम उसी प्रकार आपको एक इंद्रधनुष प्राप्त हो जाता है। अब नोट पॉइंट देख रहे हैं आप कि कभी कभी आकाश में विपरीत वर्णक्रम वाला इंद्रधनुष भी दिखता है। कभी कभी आकाश में एक विपरीत वर्णक्रम वाला इंद्रधनुष भी दिखता है, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। जो प्राथमिक होगा उसमें आपके कलर इसी अकॉर्डिंग होंगे, BIVGYOR। तो ऊपर आपका लाल रहेगा, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और लास्ट में आपका बैगनी। तो ये आपका प्राथमिक या प्राकृतिक इंद्रधनुष कहलाता है। और इसके जस्ट विपरीत वर्णक्रम अगर आपका उल्टा है तो ये कैसा होगा? द्वितीयक इंद्रधनुष। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है कि प्रकाश किरणों के अपवर्तन की घटना तब घटित होती है जब प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्व वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। कि प्रकाश किरणों के अपवर्तन की घटना तब घटित होती है जब प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकाशिकी घनत्वों वाले, घनत्व कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकाश की घनत्व वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो वायुमंडल में सभी स्थानों पर वायु होती है। ये तो हमें पता है कि वायुमंडल में सभी स्थानों पर वायु होती है, लेकिन वायुमंडल में संपूर्ण वायु का ताप एक समान नहीं रहता। ये ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वायु तो प्रत्येक जगह पे अवेलेबल होती है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो ताप कैसा एक समान नहीं होता है। तो वायुमंडल के कुछ स्तर ठंडे तथा कुछ स्तर गर्म होते हैं। तो ठंडे स्तर प्रकाश किरणों के लिए सघन माध्यम के रूप में तथा जो आपके गर्म स्थल होते हैं वो विरल माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान रखना है कि जो ठंडा स्तर है, जैसे ठंडे स्तर में आपने देखा है कि कोहरा वगैरह है, इस प्रकार का स्तर आपका क्या है? सघन माध्यम। और वर्तमान में जो मौसम है गर्मी का, इसमें जो गर्म टेम्परेचर रहता है उसमें देख रहे हैं बिल्कुल खुला रहता है, उसे बोलते हैं विरल माध्यम। तो सघन मीन्स घना, विरल मीन्स आपका साफ। तो जो घना माध्यम होता है उसे सघन माध्यम बोलते हैं, और जो खुला होता है एकदम उसे विरल माध्यम बोलते हैं। तो जो ठंडा स्तर है वो सघन माध्यम का कार्य करेगा, और जो गर्म स्तर है वो विरल माध्यम का कार्य करेगा। चलिए अब इसके आगे जो भी अन्य है आपके वो देखिए एग्जांपल्स। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, तारों का टिमटिमाना, ये तो हम सभी जानते हैं। शाम को जब लेटते हैं तो ऊपर देखते हैं चंदा मामा, चंदा मामा के साथ साथ तारे। अब वो हमें कैसे प्रतीत होते हैं? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, स्टार्स। कि छोटे पर हम जिद करते थे हमें ये चाहिए। ये चंदा मामा दूर के माता जी कहानी सुनाती थी कि चंदा मामा दूर के, उसी प्रकार ये तारे हमें देखते हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं ये जानेंगे आज। कि तारों के प्रकाश या तारों का जो प्रकाश होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अभी हमने अपवर्तन बताया जो वायुमंडल का अपवर्तन, कि कुछ जगह आपका तापमान ठंडा होता है, कुछ जगह गर्म होता है, तो इससे हमारा घनत्व चेंज होता है। तो यह घटना बोली जाती है वायुमंडलीय अपवर्तन। जो तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण प्रतीत होते हैं। कि हमारा कहीं पर ठंडा स्तर है, कहीं पर गर्म स्तर है, एक सघन माध्यम बन जाता है, दूसरा विरल माध्यम बन जाता है। तो तारों के या तारों का प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हमारी आंखों तक पहुंचने वाला तारक प्रकाश, जो तारों द्वारा प्रकाश है वो हमारी आंख तक जब पहुंचता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण
निरंतर रूप से बढ़ता और घटता रहता है, अप और डाउन, कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा। और हमें तारे कैसे होंगे, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो यही लिखा है कि तारों का टिमटिमाना, कि तारों के प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हमारी आंखों तक पहुंचने वाला तारक प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निरंतर रूप से बढ़ता और घटता रहता है, तो इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसी पर आधारित एक और घटना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह, अब ग्रह आपने देखे हैं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, जबकि रात में तारे आपको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। देखिए, इसका कारण यह है कि तारे जो है आपके अत्यधिक दूर होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यधिक दूर होते हैं और अत्यधिक छोटे प्रतीत होते हैं हमें। अत्यधिक छोटे प्रतीत होते हैं, अर्थात तारे प्रकाश के बिंदु स्रोत माने जा सकते हैं। जो तारे हैं आपके, वे प्रकाश के क्या हैं? बिंदु स्रोत। अब तारों को जो आप प्रकाश के बिंदु स्रोत मान सकते हैं, तो परिवर्तनशील वायुमंडल जो है आपका, परिवर्तनशील वायुमंडल हमने पहले से ही बताया कि घनत्व लगातार परिवर्तित रहता है, तो वायुमंडल कैसा हो जाएगा आपका? परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील वायुमंडल आकृतिक, तारे से आने वाला प्रकाश परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण आपको तारे कैसे हैं? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट है। ध्यान रखना है ये पॉइंट, कि जो ग्रह है आपके, वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट है, जबकि तारे अधिक दूर है। तो ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है, इस कारण हमारे नेत्रों से जो ग्रहों का प्रकाश है, वो हमारे नेत्र पर उनका परिवर्तन शून्य हो जाता है। इस कारण ग्रह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका, जो डेली आप देखते हैं कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, सॉरी, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय से मतलब हमारा है कि सुबह आप जब देखते हैं, तो सूर्य के निकलने से पहले हमें लालिमाएं दिखाई पड़ती हैं, लाल रंग की लालिमाएं। देखी है सभी ने, ये तो सभी ने देखा है। और जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद भी हमें लाल रंग दिखाई देता है। तो जब अग्रिम सूर्योदय का मतलब यही है कि हमें सूर्य के निकलने से पहले या सूर्योदय होने से पहले ही आभास होता है लाल रंग का, दिखता है हमें लाल रंग। और इसके बाद जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद भी हमें लाल रंग का आभास होता है। वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले, कितना टाइम होता है? लगभग 2 मिनट। तो वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हम सूर्य को देख सकते हैं। जब सूर्य क्षैतिज से थोड़ा नीचे होता है, जो क्षैतिज है हमारा, इससे थोड़ा नीचे, तो क्षैतिज से थोड़ा नीचे होता है, तो सघन वायु से अधिक सघन वायु में आ रहा सूर्य का प्रकाश नीचे की ओर अपवर्तित होता रहता है। सघन से अधिक सघन में आ रहा प्रकाश नीचे की ओर अधिक अपवर्तित होता रहता है। तो जिस कारण सूर्य हमें क्षितिज से ऊपर उठा दिखाई देता है, जबकि वह क्षितिज से होता कैसा है? नीचे। तो इस प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही, इसका रीजन आप यही लिखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय हमें दिखाई पड़ता है। चलिए, अगला है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मीन्स होता है फैलाव, तो प्रकाश का फैलाव। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, जो लॉर्ड रेले नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर अध्ययन किया था। तो जो लॉर्ड रेले के अकॉर्डिंग देखिए कि लॉर्ड रेले के नियमानुसार, यदि माध्यम के कणों का आकार, जो माध्यम है आपका, उसके कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अति सूक्ष्म होता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अति सूक्ष्म होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा, प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की
चतुर्थ घात, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी है? चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जो प्रकीर्णन है आपका समानुपाती है 1/λ की घात 4। तरंग दैर्घ्य है उसकी घात कितनी है? 4। तो ध्यान रखना है कि लॉर्ड रैले के नियमानुसार जो लॉर्ड रैले हैं आपके, उनके अकॉर्डिंग यदि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अति सूक्ष्म होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः जो लाल रंग का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन न्यूनतम और जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन अधिकतम होता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम या अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होता। चलिए कर लीजिए जल्दी से नोट्स, नोट्स बनाते चलिए। सभी थ्योरी आपकी भौतिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो नोट्स साथ ही साथ आप बनाते चलें। चलिए अब प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित जो भी अन्य घटनाएं आपकी, जिसमें आपका टिंडल प्रभाव, अब टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, तो जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का फैलाव ने बताया, इसके आधार पर जो भी अन्य घटनाएं हैं वो सभी उसमें आपका नंबर 1 टिंडल प्रभाव जो है। तो टिंडल प्रभाव क्या है कि जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन, तो विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन में आपका शहद है, चारकोल है, ये सभी क्या है? आपके कोलाइडी विलयन है या विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में क्या है कि विषम मिश्रण होते हैं। तो जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन या विषमांगी मिश्रण से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग में जो जो भी प्रकाश आपका जा रहा है उसके मार्ग में इसका प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। अब वो किसके द्वारा होगा? कणों के द्वारा। जब कण इसका प्रकीर्णन कर देंगे तो प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसका आप एक सिंपल सा उदाहरण ये जान लीजिए कि जो भी हमारे भाई या बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं तो वो सभी देखते हैं कि जब कमरे में भूस भरा जाता है, जो भूसा है आपका वो भरा जाता है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कहीं से भी सूर्य की किरण अगर अंदर को जा रही है या आप कोई लाइट ले लें उसके उसके द्वारा हम प्रकाश वहां उत्पन्न करें तो देखते हैं कि वहां पर आप जो कण होते हैं वो घूमते हुए दिखाई देते हैं या अन्य दिशाओं में गतिमान होते हैं। तो इसी घटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। वही लिखा है, आपको देखा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आपका वही भूसा हो गया या जो भी आप शायद देखते हैं या अन्य जो भी गाढ़े पदार्थ है, चाशनी है, ये सब, तो किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग में कणों द्वारा
इसका प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मीन्स फैलना। तो प्रकीर्णन हो जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना क्या बोली जाएगी? टिंडल प्रभाव। अब हमारा जो वायुमंडल है यह एक सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है। जो एटमॉस्फेयर हम सब देखते हैं ये क्या है? सूक्ष्म छोटे छोटे कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में आप सभी देखते हैं कि धुआं है, जल की सूक्ष्म बूंदें हैं, धूल के निलंबित कण हैं एवं वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण, देखिए लिखा है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को बोला जाता है टिंडल प्रभाव। क्या होगा? टिंडल प्रभाव। दोबारा से देखिए, रिपीट किए देते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है ये सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी, छोटे छोटे कणों का विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में आप जानते हैं कि धुआं है, जल की छोटी छोटी बूंदें हैं, धूल के निलंबित कण हैं या अन्य सभी गैसें हैं, वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है, जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक। अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं आप कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जब वायुमंडल साफ हो तो उसका रंग कैसा है? नीला है। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? देखिए, वायुमंडल में धूल के अति सूक्ष्म कण, गैसों के अणु तथा परमाणु उपस्थित होते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। नीले व बैगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में लगभग 16 गुना अधिक होता है। कितने गुना? 16 गुना। तो अतः नीला व बैगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है तथा यह बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। समझ में आया कि जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में धूल के अति सूक्ष्म छोटे छोटे कण हैं, गैसों के अणु हैं तथा परमाणु भी हैं। तो वायुमंडल में हमने आपको बताया कि छोटे छोटे धूल के कण, गैसों के अणु तथा परमाणु ये सभी उपस्थित होते हैं। जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, अब जब वायुमंडल से गुजरेगा तो धूल के कणों द्वारा प्रकाश के कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है। तो नीला और बैगनी रंग जो है आपका, वो लाल रंग की अपेक्षा, जो भी अन्य रंग है आपके उनकी अपेक्षा स्पेशली लाल रंग जो सबसे ऊपर, आपने पता है ये स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है, उसमें सबसे ऊपर क्या आपने बताया था? लाल रंग, सबसे नीचे बैगनी रंग। तो नीले और बैगनी रंग जो हैं वो लाल रंग की तुलना में 16 गुना अधिक प्रकीर्णित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो लाल रंग, हमने बताया कि लाल रंग की तुलना में जो नीले और बैगनी रंग के वो कैसे हैं? 16 गुना अधिक प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो वो फैल जाते हैं पूरे वायुमंडल में। इसलिए ये फैले हुए या बिखरे हुए रंग, वो इसी के कारण हमें जो आपका आकाश है वो नीला रंग का दिखाई देता है। तो ध्यान रखना है कि लाल रंग की अपेक्षा जो नीला और बैगनी रंग है उसका प्रकीर्णन 16 गुना अधिक होता है, जिस कारण हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब
एक पॉइंट बनता है यहाँ पे कि वायुमंडल जो अगर ना होता तो एक सोचने वाली बात है कि अगर वायुमंडल ना होता तो क्या होता, कैसा दिखाई देता। अब इसके लिए देखिए, आपको लिए चलते हैं एग्जाम्पल के लिए हम चंद्रमा पर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है। और जब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब वायुमंडल ही नहीं होगा, धूल के कण ही नहीं होंगे, गैसों के अणु नहीं होंगे, परमाणु नहीं होंगे, तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा। जब प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो वायुमंडल जब नहीं होगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा हमें? काला। क्या दिखाई पड़ेगा? काला। तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कि चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है तथा अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुंचने पर आकाश काला दिखाई देता है। कि जो भी अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं वो हमारा एटमॉस्फेयर जो भी हमारा है, उस एटमॉस्फेयर को जैसे ही क्रॉस करते हैं, वायुमंडल को क्रॉस करते हैं, वैसे ही उन्हें आकाश काला दिखाई देने लगता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुविकल्पीय बन जाता है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो ऑप्शन इसका रहेगा काला। उत्तर क्या रहेगा? काला। क्योंकि वहां पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, और जब वायुमंडल उपस्थित नहीं होगा तब प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा। प्रकीर्णन नहीं होगा तो वायुमंडल कैसा दिखाई देगा? काला। चलिए, अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको देखते हैं सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें लाल दिखाई देता है। क्योंकि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के सबसे निकट, जो क्षितिज है आपका उसके सबसे निकट सूर्योदय हो या सूर्यास्त के समय क्षितिज के सबसे निकट होता है, जिसके कारण प्रकाश किरणों को दोपहर की अपेक्षा हमारी आंख तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जब क्षितिज होगा तो हमारी आंख तक पहुंचने में आसानी होगी, कम दूरी रहेगी। और जब ऊपर को जाएगा, इधर को जब दोपहर को ऊपर को हो जाता है तो हमारी आंख तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो इन किरणों का वायुमंडल में उपस्थित धूल और वायु के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। कि हमने बताया आपकी वायुमंडल में आपके धूल के कण हैं, गैस के अणु हैं, परमाणु हैं, ये सभी, तो इनके द्वारा क्या होगा? प्रकीर्णन, जिस कारण लाल रंग की किरणें हमारी आंख तक पहुंचती हैं। बाकी हमने आपको बताया भी नीला और बैगनी रंग कैसा है, 16 गुना अधिक फैला होता है, इसका 16 गुना अधिक प्रकीर्णन होता है, तो वो अधिक फैल जाता है। जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तो वो हमारी आंख तक पहुंचती है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें लाल रंग का दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट। हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में बस इतना ही है आपका। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे खतरे के संकेत का लाल होना। खतरे के संकेत का लाल होना, ये तो सभी ने देखा होगा कि जो ट्रेन का, रेलगाड़ी का सिग्नल होता है वो लाल रंग का होता है। या ट्रैफिक पर जो भी लाइटें आप देखते हैं वो भी सबसे ऊपर लाल रंग की। या जब हम किसी प्रकार का कोई खतरा जैसे है आगे, तो उस खतरे को उस दूसरे को बताने के लिए, समझाने के लिए हम स्पेशली हमेशा लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। देखा है आपने कि सिग्नल है या झंडी है, लाल रंग की झंडी यूज करते हैं। तो इसका भी रीजन यही है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जो लाल रंग का प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है। जितने भी रंग हैं उसमें सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वो है लाल रंग की। तो अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, जिसके कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम। जो आपका लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे
कम होता है, इसलिए अधिक दूरी से देखा जा सकता है। जब उस रंग का फैलाव कम होगा तो उसे हम अधिक दूरी से देख सकते हैं, क्योंकि अन्य जो रंग है आपके हमने बता रखे हैं कि नीले या बैगनी या अन्य जो भी रंग है वो लाल रंग की तुलना में अधिक फैलते हैं। जो लाल रंग है आपका उसका फैलाव सबसे कम है। इसके बाद में आपका पीला है और फिर ग्रीन है। इसलिए ट्रैफिक लाइटें भी देखी होंगी आपने कि रेड, येलो और ग्रीन 3 टाइप की होती हैं। इस कारण इसीलिए बनाई जाती है कि इन रंगों का प्रकीर्णन कम होता है, सबसे कम लाल रंग का, उसके बाद में आपका पीला और हरा। तो खतरे के संकेत लाल रंग के इसीलिए बनाए जाते हैं कि इस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, या रीजन ये भी लिख सकते हैं कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें, जिससे हम आने वाले समय में आपको इसी प्रकार निरंतर वीडियो देते रहें, कि हमारा भी मनोबल बना रहे कि आपका सपोर्ट हमारा सब कुछ है हमारे लिए। बस कुछ नहीं, सपोर्ट ही चाहिए हमें, बाकी आपसे कोई चार्ज तो ले नहीं रहे हैं, बिल्कुल फ्री आप कास्ट आपको हम क्लास दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको लाइव क्लासें भी मिलेंगी, और हमने बता रखा है कि आपको इस चैनल पर हाई स्कूल का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कला है, गणित, और जिसकी हमने आपको बता रखी है कि विज्ञान और गणित की जो क्लासें हैं वो निरंतर चल रही हैं। आने वाले समय में आपकी अन्य जो भी क्लासें हैं वो भी चालू हो जाएंगी। लगे रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर पर। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।